चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आज जो चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। हम लोग आज पढ़ लेते हैं चैप्टर चौथा ये चल रहा है, क्लास 10 का है और केमिस्ट्री ही चूंकि पढ़ रहे थे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए देखते हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। ये जो चैप्टर होगा जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, आज इसी का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर 4 है, इसी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि 10 क्लास का ये चौथा चैप्टर हो गया केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें और कैसे हम लोगों को सीखना है, समझना है। तो सबसे पहले इस बात को देखिए कि कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। कार्बन का संकेत होता है क्या चीज? सी, है कि नहीं? कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। इसके बारे में आप क्या क्या चीज जानते हैं? तो कार्बन के बारे में आप जानते होंगे कि इसकी परमाणु संख्या 6 है। परमाणु संख्या बोले तो परमाणु संख्या को हम लोग जेड से, है ना, संबोधित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है? तो 6 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 6 है। ये तो कंफर्म हो गया। अगर किसी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इस बात से हम लोग कंफर्म हो गए। दूसरी बात, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो आपको पता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर पहली कक्षा में 2 है तो बाकी बच गया कितना? 4। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। बाह्यतम कक्षा बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, कोर इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? 2, है कि नहीं? इस बात की भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वह अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। इस हिसाब से यह क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा, है कि नहीं? तो यानी कि हम लोग अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले कि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना बोलेंगे? 4। क्योंकि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये पता है ना? अब अगर हम लोग संयोजकता की बात करें, संयोजकता को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। पढ़े हैं ना? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अगर हम लोग बात करें तो वैलेंसी आपको बताए थे कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है कि नहीं? 4 के बाद फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो कभी भी 4 से 5 नहीं होगा, है कि नहीं? मैक्सिमम कितना तक रह सकते हैं? 4। जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 5 नहीं होगा, बल्कि 8 में से 5 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा उसकी संयोजकता, है कि नहीं? उसकी वैलेंसी। समझ में आ रही है बात? अगर जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हम लोग करेंगे? 8 में से 7 गया 1 और वह माइनस में चला जाएगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि माइनस में इसकी संयोजकता है कि नहीं? अरे भैया वैलेंसी के आधार पर ना आप लोग सूत्र लिखे होंगे, पढ़ाए हैं ना? तो इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, चूंकि देखिए यह अधातु है और अधातु अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि अधातु और ये यौगिक का जो निर्माण करेगा यह अधातुओं के साथ ही मिलकर के यौगिक का निर्माण करेगा। तो धातु और अधातु आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करेंगे तो उसको आयनिक बंधन कहते थे। याद है ना? धातु धातु में पढ़ाए थे ना?
उसको कौन सा बंधन कहते थे? आयनिक बंधन। लेकिन अधातु अपने में जब रिएक्शन करके यौगिक बनाएंगे तो उसको हम लोग कौन सा बंधन कहते थे? सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते थे उसको? सहसंयोजक बंधन बोलते थे। तो यह हमेशा क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। कार्बन क्या चीज का निर्माण करता है? हमेशा सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, हमेशा सहसंयोजक, है ना, बंधन का निर्माण करता है, बंधन का निर्माण करता है। समझ में आ रही है बात ना? हमेशा सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा, अर्थात यह जो यौगिक का निर्माण करेगा, अर्थात हम लिख देते हैं, अर्थात जो यौगिक बनेगा, जो यौगिक का निर्माण होगा, वह यौगिक कैसा यौगिक होगा? तो सहसंयोजक यौगिक बनाता है। कैसा बनाएगा? सहसंयोजक यौगिक। अब आपको सहसंयोजक में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा, यौगिक बनाएगा। और सहसंयोजक किसको कहेंगे? तो आपको पता होगा कि जब अधातु और अधातु दोनों आपस में मिल करके जो बंधन का निर्माण करेंगे, जो सूत्र का निर्माण करेंगे, वही सब सूत्र क्या कहलाएगा? सहसंयोजक। जब धातु और अधातु होगा तो वह आयनिक बंधन का निर्माण करेगा, है कि नहीं? जैसे सोडियम क्लोराइड है कि नहीं? तो सोडियम क्या हो गया? धातु, और क्लोराइड क्या हो गया? अधातु। तो धातु और धातु मिलेगा तो यह आयनिक बंधन बनेगा। लेकिन जब मैंने अधातु और अधातु आपस में मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपको याद होना चाहिए, है कि नहीं है? आपको याद होना चाहिए कि कार्बन जो है सबसे अत्यधिक यौगिकों की रचना करता है। कार्बन क्या करता है? सबसे अधिक यौगिकों की रचना करता है। करोड़ों यौगिक का निर्माण किया है कार्बन, है कि नहीं? 10 लाख से ऊपर भी जो है यौगिक का निर्माण इसने किया है। 118 तत्वों में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है। इस देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, टोटल मिलाकर के कितना तत्व है? 118। समझ में आ रही है बात? 118 में 117 तत्व हैं, 117 तत्व हैं। इन लोगों ने 10 लाख यौगिक का निर्माण किया है। कितना यौगिक का निर्माण? 10 लाख के आसपास में यौगिक का निर्माण किया है। अकेले जो कार्बन है, अकेले जो कार्बन है, यह कम से कम करोड़ यौगिक का निर्माण किया होगा, करोड़ यौगिक का निर्माण किया होगा। सोच लीजिए, ये 117 गो तत्व मिलकर के आपस में कितना यौगिक का निर्माण किया? 10 लाख। आई अकेले ही कितना निर्माण कर दिया? करोड़ यौगिक का। तो सोच लीजिए, सबसे ज्यादा कौन यौगिक बनाता है? तो कार्बन। तो आपसे पूछा जाएगा कि 118 तत्वों में से कौन ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है? तो कार्बन। कौन? कार्बन। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था? वर्जिलियस। याद रखिएगा, वर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक था। ये बौराहा था तनी, है ना? वर्जिलियस ने कहा कि कार्बन कभी भी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है। जब पहला बार हुआ होगा तो इन्होंने क्या कहा कि कार्बन जो है से कभी भी यौगिक का निर्माण कर ही नहीं सकता है। बात समझ आ गई ना? कार्बन कभी भी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है कि नहीं? यह जो है, हम लोग कार्बन का किसी भी प्रकार का प्रयोगशाला में अगर हम लोग ले जाएंगे तो यौगिक का निर्माण करना असंभव है। यौगिक हम लोग इसका निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? और साथ ही उन्होंने क्या कहा कि प्रयोगशाला में कार्बन के यौगिक नहीं बनाए जा सकते हैं, है ना? और ये जो है, इसको बनाने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर आप यौगिक का निर्माण करेंगे तो इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता है, और यह शक्ति सिर्फ भगवान के पास है। यह शक्ति किसके पास है? भगवान के पास है। बात समझ में आ गई ना? इसलिए आदमी से संभव ही नहीं है कि प्रयोगशाला में इसके कार्बन के यौगिक बनाए जा सकते हैं। समझे कि नहीं? कार्बन जो है सब पाया कहां जाता है? तब मनुष्य में, पेड़ में, है कि नहीं? एलपीजी में, इस समय पाया जाता है। इसको जलाने पर यह जल जाता है। इसको हम लोग यौगिक का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि बर्जीलियस ने कहा कि यह जीवन शक्ति का सिद्धांत है। कार्बन जो है, कार्बन के बारे में क्या कहा कि यह विटल पावर फोर्स है, यानी कि जीवन शक्ति का सिद्धांत है ना। इसके अनुसार क्या था कि इसको प्रयोगशाला में हम यौगिक बना ही नहीं सकते हैं। अगर आप यौगिक बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इतनी शक्ति की जरूरत है कि उतनी शक्ति हम लोगों के पास है ही नहीं। उतनी शक्ति सिर्फ एक ही के पास है, जिसका नाम है भगवान, है कि नहीं है। लेकिन बर्जीलियस का एक चेला था, है कि नहीं। तो ये कहा कि वाह, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बनाया जा सकता है। बर्जीलियस का एक चेला, जिसको बर्जीलियस वैज्ञानिक जो थे उन्हीं का एक चेला था जिनका नाम था वोरलर। क्या नाम था? वोरलर। उसने कोशिश किया, गुरुजी बोल रहे हैं कि बनाया ही नहीं जा सकता है, और उसने सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बन को ले गया। अब कार्बन को ले जाकर के प्रयोगशाला में उसने यूरिया बना दिया। क्या बना दिया? यूरिया। ये क्या किया? प्रयोगशाला में ले गया कार्बन को, है कि नहीं। कहां ले गया? प्रयोगशाला में। अब प्रयोगशाला में ले जाकर के इसने सबसे पहला क्या चीज का निर्माण किया? यूरिया का। क्या चीज का निर्माण कर दिया? यूरिया का। यूरिया का अगर आप लोग सूत्र देखिएगा तो क्या होता है यूरिया का? NH2CO NH2। CO के आगे पीछे क्या लगा दीजिए? NH2, है कि नहीं। यही हो जाएगा क्या चीज? यूरिया। इसने सबसे पहले यूरिया बना दिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला यौगिक कार्बन, कार्बन का सबसे पहले यौगिक का क्या नाम है? तो यूरिया। समझे कि नहीं। कार्बन जो तत्व है, कार्बन से सबसे पहला जो यौगिक का निर्माण हुआ, उस यौगिक का निर्माण का क्या नाम है? तो यूरिया। कहां बनाया गया था? प्रयोगशाला में। समझे कि नहीं। और इसमें 46% क्या है? नाइट्रोजन है। इसमें क्या है? 46% नाइट्रोजन होता है। समझ में आ गई ना। तो यह प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो वर्जिलियस का चेला, जिसका नाम था वोरलर, उसी ने प्रयोगशाला में बना दिया। अब इसने कहा कि गुरुजी गलती बोल रहे हैं, है कि नहीं। गुरुजी झूठ बोल दिए। इन्होंने कहा था कि बनाया ही नहीं जा सकता है, हम तो बना दिए। समझे कि नहीं। तो इनकी कही हुई बात फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो इनकी कही हुई बात फेल हो गया। और तब धीरे धीरे लोगों ने, और वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रयोगशाला में या और विधि से, है ना, कार्बन का उपयोग करके जो है यौगिक का निर्माण करने लगा। इनका सब बतिये को हरास कर दिया। समझे कि नहीं। इनका कहना था कि बनाया ही नहीं जा सकता है, इनका ही चेलवा जो है धर के बना दिया। समझे कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयोगशाला में कौन ऐसा यौगिक है जो सबसे पहली बार बनाया गया था? तो उसका नाम था यूरिया। यूरिया जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना उर्वरक, पेड़ पौधों के लिए जब फसल लगाते हैं तो यूरिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि उसको जो है नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाए, कार्बन की प्राप्ति हो जाए। 46% कार्बन है। तो सबसे पहले बर्जीलियस के बारे में देख लीजिए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। क्या चीज का सिद्धांत दिया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत बोले तो उन्होंने कहा था कि कार्बन के यौगिक बनाया ही नहीं जा सकता है। इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में विटल पावर फोर्स, है ना। कौन सा सिद्धांत दिया? विटल पावर फोर्स का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार जो देख लीजिए क्या था। इनके अनुसार, किनके अनुसार? वर्जिलियस के अनुसार। इनके अनुसार इनका कहनाम क्या था? इनका कहनाम था कि प्रयोगशाला में कार्बन के यौगिक नहीं बनाया जा सकता। तो प्रयोगशाला में कार्बन के यौगिक नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते। समझ में आ रही है बात? इन्होंने कहा कि नहीं बनाया जा सकता, कितना भी उपाय कर लीजिए नहीं बन सकता है। अगर आपको कार्बन का यौगिक बनाना है, यदि कार्बन का यौगिक बनाना है, यौगिक बनाना है ना, तो आपको क्या होगा? बहुत शक्ति की जरूरत होगी। तो बहुत शक्ति की जरूरत होगी, बहुत शक्ति की जरूरत होगी। और यह शक्ति सिर्फ किनके पास है? यह शक्ति सिर्फ भगवान के पास है।
भगवान के पास है। यह शक्ति किनके पास है? भगवान के पास है। क्योंकि भैया कार्बन जो है से कहां कहां पाया जाता है? तो कार्बन देखिए मनुष्य में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, एलपीजी में पाया जाता है, जिसके जलाने पर जल जाता है, जिसके जलाने पर यह जल जाता है, जल जाता है। जब जल ही जाएगा तो इसका यौगिक का खाक बनाइएगा? जब जल जाएगा तो इसका यौगिक बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। तो इन्हीं का जो चेला था जिसका नाम था क्या चीज, ओरलर, उसने कहा कि अरे गुरुजी फिरकी का ले रहा है, ये भी पीके है क्या? है कि नहीं? पीके मतलब प्रशांत किशोर नहीं न, पीके मतलब वही फिरकी वाला पीके है ना, है ना, ले रहा है क्या? तो ओरलर ने क्या किया? सबसे पहले यूरिया ही बना दिया कार्बन से। गुरुजी आप झूठ बोलते हो, है कि नहीं? इसको तो आराम से हम लोग यौगिक बना सकते हैं। बोला क्या है, तो गुरुजी के माथे थनका दिया सब। तो अब देखिए क्या हुआ। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, समझेगी नहीं? इसके बाद और वैज्ञानिक आए, देखिए उन्होंने क्या किया। और जो वैज्ञानिक आए तो उनका नाम था क्या चीज, कोलवे। क्या नाम था? कोलवे। एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, कोलवे, है ना, क्या नाम था? अच्छा एक चीज और देख लीजिए ध्यान से, इसके पहले इसको और थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल। देखिए ओरलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया, और याद रखिएगा यह प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे प्रथम कार्बन का यौगिक था। इस बात को हम लोग लिख दे कि यह प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला प्रथम, है ना, बनाए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक है, भूल मत जाइएगा, ये नहीं कि भूला जाइएगा। क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से इसको लिख दीजिएगा। इसमें है ना नाइट्रोजन जो है से कितना परसेंट है, 46% नाइट्रोजन है। इसमें कितना है, 46%। अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का। क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो 46 आप लोग देखे होंगे फसलों में यूरिया छींटते हुए, भाई तो खाद छिटाई था, वो कौन सा खाद छिटाई था, तो यूरिया छिटी थी, है कि नहीं? यानी कि उन पेड़ पौधों को क्या चाहिए, अलग से नाइट्रोजन की आवश्यकता है, इसीलिए यह। तब आए एक ठो कोलवे। कोलवे जो आए उन्होंने कौन से कार्बन से यौगिक बना दिया, तो उन्होंने एसिटिक अम्ल बना दिया। क्या चीज बना दिया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहां पाए जाते हैं, सिरिका में। एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। एसिटिक अम्ल बोले तो CH3COOH, यही ना एसिटिक अम्ल का है जी। तो देखिए तो कार्बन है कि नहीं है इसमें भी, तो कार्बन से एक और अम्ल बना जिसका नाम था क्या चीज, एसिटिक अम्ल। इसमें 2-3 तत्व है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है ना। तो ये सब मिलकर के क्या बना दिए, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल बन गया तो ये भी तो कार्बन का ना यौगिक हो गया। तो कोलवे ने क्या चीज का निर्माण किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। यह कहां पाया जाता है, सिरिका में। सिरिका में पाया जाता है। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। समझ में आ गया बात है। उसके बाद और वैज्ञानिक आए, बर्थलेट। क्या नाम था इनका, बर्थलेट। तो बर्थलेट ने है ना मेथेन की खोज कर दिया। किसकी खोज कर दिया, मेथेन की। मेथेन का सूत्र बोले तो CH4, है कि नहीं, मेथेन का खोज किया। ये भी तो कार्बन का ना यौगिक है। तो अब ये बोल रहे थे भैया ये प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है, और अब देखिए कि दुनिया के यौगिक बन रहा है कि नहीं, लगातार यौगिक का निर्माण हो रहा था। इनकी बात क्या हो गई, गलत। ऐसे ही बकलोल था बर्जिलियस, है कि नहीं, बौराहा था पगला, है कि नहीं। तो बर्जिलियस जो है वह क्या किया, इनकी सिद्धांत सब खत्म हो गए। आ गया समझ में? तो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक, कार्बन के अपर रूप। क्या पढ़ लेते हैं, कार्बन के अपर रूप। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बन के अपर रूप।
कार्बन के अपरूप क्या है, ध्यान से समझिए। कार्बन के 3 अपरूप हैं, मतलब इनके और अलग अलग रूप हैं। अपरूप का मतलब और अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग रूप है। इसके 3 अपरूप क्या क्या है? तो सबसे पहला है हीरा। हीरा का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इसमें ये भी कार्बन का ही अंश है, कार्बन से ही इसका निर्माण हुआ है हीरा का। एक और है जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी किसका अपरूप है? कार्बन का। और एक है जिसका नाम है फुलेरिन। क्या नाम है? फुलेरिन, है कि नहीं? इसका और क्या नाम है? फुलेरिन। सीधा बैठो, बुलकनी चाची सीधा बैठ जाओ, है कि नहीं? फुलेरिन। क्या नाम है? फुलेरिन। तो याद रखिएगा, कार्बन के कितने अपरूप हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, है कि नहीं? अब देख लीजिए, हीरा ग्रेफाइट आपको याद होना चाहिए। देखिए, आपको पढ़ाए हैं, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। तो हीरा में आप इस बात को आराम से लिख सकते हैं, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है ये, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। क्या है? प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम लोग देखें तो हीरा की बनावट, तो आपको मालूम चलेगा कि कार्बन जैसे ऐसे है तो इसके चारों तरफ से कार्बन मौजूद होते हैं। इसके चारों तरफ से क्या मौजूद होते हैं? कार्बन मौजूद है। चारों तरफ से कार्बन आपको दिखाई देगा, सब जगह आपको क्या दिखाई देगा? कार्बन। प्रत्येक कार्बन इस तरह से आपको जुड़ा हुआ दिखाई देगा, है कि नहीं? प्रत्येक कार्बन आपको इस तरह से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। जैसे ये भी कार्बन है ना, तो इसके भी चारों तरफ आपको कार्बन दिखाई देंगे, इसके भी चारों तरफ कार्बन दिखाई देंगे, इसके भी चारों तरफ कार्बन दिखाई देंगे, इसके भी चारों तरफ क्या दिखाई देंगे? कार्बन। अगर हम लोग सच मायने में कहें तो कह सकते हैं कि चारों तरफ, है ना, चारों तरफ कार्बन से जुड़ा होता है। चारों तरफ किससे जुड़ा होता है? कार्बन से जुड़ा होता है हीरा, जुड़ा होता है कि नहीं? चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। तो इसको अगर पहला बोल दिया, इसको दूसरा बता दे तो कोई दिक्कत है? तो चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। और कार्बन कैसा धातु है? तो कार्बन कैसा तत्व है? तो अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। तो सगरों अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहीं से कोई लीकेज है ये नहीं है, तो क्या इसमें करंट प्रवाहित होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी छोर खाली नहीं है। सब के सब किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो सब के सब अगर छोर कार्बन से जुड़े हुए हैं, और कार्बन है अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। और कार्बन जब अधातु है तो अधातु में करंट प्रवाहित होता है? नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो चूंकि चारों तरफ से इसका क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। कहीं से लीकेज है ये नहीं है। जहां भी आप अगर कुछ लीकेज सोचिएगा तो चारों तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ है, और कार्बन लीकेज होने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है? विद्युत का कुचालक है। यह विद्युत का क्या है? कुचालक है। यह विद्युत का क्या है? कुचालक है। कोई दिक्कत है? और आकार कैसा है? तो इसका आकार 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है। त्रिविमीय बोले तो इसका ऊपरी वाला सतह उठा हुआ है, नीचे वाला सतह पड़ा हुआ है कि नहीं? 3 डायमेंशनल फिगर कैसे है? जिसका ऊपर में लगा कि ऊपर की ओर है कि नहीं? बाकी पीछे से भी सारा चीज दिखाई उसका देगा। तो वह संरचना क्या है? त्रिविमीय संरचना है कि नहीं? 3 डायमेंशनल है। तो अगर हम लोग इसके आकार की चर्चा कर दें तो आकार इसका क्या है? त्रिविमीय। कैसा है? त्रिविमीय। त्रिविमीय बोले तो 3 है ना, डायमेंशनल। कैसा है? 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप है, इसकी आकृति है ना? 3 डायमेंशनल शेप की आकृति। आप मोबाइल में नहीं देखें 3 डायमेंशनल 3D लगा करके, तो आप देखिएगा कि इधर से भी दिखाई देगा और कुछ दूरी तक दिखाई देगा। धीरे धीरे मैंने चारों तरफ की चीजें दिखाई देती हैं। ऊपर वाला सतह उठा हुआ रहे
नीचे वाला भी सतह दिखाई दे तो उस भाग को हम लोग क्या, ये वाला है ना, तो उठा हुआ नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? उठा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, 3 डायमेंशनल। कैसा, क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए जरा सा ग्रेफाइट की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अब किसकी चर्चा कर लेते हैं? ग्रेफाइट के। तो ग्रेफाइट के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। ग्रेफाइट जो है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है ना, कि ध्यान से समझिएगा, यह कठोर है ही नहीं, यह कैसा है? मुलायम है। यह कैसा है? मुलायम है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। आपसे पूछेगा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा। क्या है? हीरा। ग्रेफाइट कठोर नहीं है, यह कैसा है? मुलायम है। यह कैसा है? मुलायम है। यह कोमल है, कोमल प्रकृति का है। यह कोमल प्रकृति का है, प्रकृति का है। इसको आप लोग देख भी सकते हैं। आप अगर पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे तो इस पेंसिल का जो अगला हिस्सा है वह क्या है? ग्रेफाइट है। यह आसानी से टूट जाता है। यह आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये ज्यादा कठोर है भी नहीं, है कि नहीं है? किसी को ऐसे घोंपिए दीजिएगा ना तो टूट जाएगा अगला नुकीला, है कि नहीं? तो यह बहुत मुलायम होता है, जबकि हीरा क्या है? बहुत कठोर होता है। तो यह कोमल प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है? कोमल प्रकृति का होता है। और कार्बन जो है ना इसका, तो इसके चारों तरफ से कार्बन है, इसका चारों तरफ से कार्बन नहीं है बाबू। ये इसका जो है कार्बन, तीनों कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और एक भाग लीकेज रहता है। एक भाग क्या हो गया? लीकेज। इसका जो कार्बन जो है वह तीनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, यह तीनों जगह से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं? कोई एक जगह ही आ जाता है जहां पे चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, इसका कोई ना कोई एक भाग लीकेज है कि नहीं है? और जैसे ही अगर लीकेज है और उसमें कोई करंट जोड़ देगा तो बताइए, जब कार्बन है ये नहीं है, जैसे कार्बन चारों तरफ से इसको ढके हुए, तब ना इसमें करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, लेकिन इसका तो भाग लीकेज है एक ठो। और जैसे ही लीकेज है तो उसमें अगर करंट डाल देंगे तो करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? पूरा तो झड़ लेगा। जब लीकेज आप करिए दिए हैं, जैसे तार सब जगह से प्लास्टिक से पैक है और कहीं एक जगह कहीं से उसका तार कवर कट गया है, तो वो जब छुइएगा तो भनभनाएगा नहीं दिमाग? तब तो अपना कमाल दिखाइए देगा। तो उसी प्रकार से इसमें एक जगह लीकेज है, तो लीकेज है तो वहां पे तो करंट प्रवाहित हो जाएगा। इसीलिए ग्रेफाइट क्या हो जाता है? विद्युत का सुचालक हो जाता है। अब दोनों तरफ पेंसिल छील दीजिए और कहीं तार को काट करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए, आपको करंट प्रवाहित हो जाएगा। यानी कि इसमें करंट प्रवाहित होता है। कार्बन जो है ना, इसका तीनों जगह से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 कार्बन ही जुड़ा हुआ है। एक कार्बन जो है लीकेज कर जा रहा है, जिसकी वजह वहां पे कार्बन है ही नहीं, इसलिए उसमें से करंट प्रवाहित हो जाता है। तो करंट प्रवाहित हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए यह विद्युत का क्या है? यह विद्युत का सुचालक है। यह विद्युत का क्या है? सुचालक है। आ गया समझ में? क्यों सुचालक है? तो यह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, चौथा से वह जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए यह क्या हो जाता है? सुचालक होता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो यह चारों मिलकर के 3 डायमेंशनल का निर्माण करता है, लेकिन यह जो क्या होता है, जब सब कार्बन 3-3 दो से जुटेगा तो अगर इसकी आकृति को देखिएगा तो खष्टकोणीय टाइप का, षष्ठकोणीय आकृति बनाएगा। कैसा बनाएगा? षष्ठकोणीय। कैसा बना देगा? षष्ठकोणीय आकृति का निर्माण करेगा। आकृति होता है। अगर हम लोग कहें कि इसका कै गो कोना निकलेगा तो 6 गो। कैसे 6 गो कोना निकलेगा? ध्यान से समझिए। जैसे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, देख रहे हैं ना? फिर यहाँ कार्बन है और फिर यहाँ कार्बन, फिर कार्बन, ऐसे जुटा हुआ रहेगा। देखिए तो कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं है? तो यह षष्ठकोणीय निर्माण करता है। इसमें 6 गो कोना होगा, 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 कोना हो जाएगा। इसीलिए यह क्या है? मुलायम भी है और फिसलनदार भी है। इसलिए यह क्या है? मुलायम भी है और फिसलनदार भी है। छू के देखिए, फिसलनदार भी है। आ गया समझ में? यह क्या है? फिसलनदार भी है और मुलायम भी है। क्लियर हो गया? अब यहां तक जब आप लोग पढ़ लिए
तब अगला देख लीजिए, फ्लोरीन के बारे में देख लीजिए, है कि नहीं है। अब फ्लोरीन के बारे में समझ लीजिए। तो इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए, इसका खोज जो था उसको किया था बक मिस्टर फ्लोरीन। इसकी खोज किसने किया था? इसका खोज करने वाला का नाम था बक मिस्टर फ्लोरीन। यह अपने नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया? फ्लोरीन। अपने नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया? फ्लोरीन। आ गया समझ में? इसने अपने ही नाम पर क्या रख लिया? फ्लोरीन। जो पहले वैज्ञानिक हुआ करता था वह अपने ही नाम पर रख लिया करता था, है ना, अपना नाम। तो बक मिस्टर फ्लोरीन ने अपने ही नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? फ्लोरीन। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। अब देख लीजिए, अब इसका निर्माण देखिए, कार्बन के 60 परमाणु जो हैं, कितने परमाणु? 60 परमाणु। कार्बन के कितने परमाणु? 7 नहीं, 60 मैंने 60 परमाणु फुटबॉल की तरह आकृति बनाते हैं। देखिए वहां पे फुटबॉल की तरह, कैसे? फुटबॉल की तरह आपके किताब में दिया हुआ भी होगा। देखिए यहां पे दिया हुआ है, कैसे बनाते हैं? फुटबॉल की तरह। देखिए फ्लोरीन की संरचना देख लीजिए, ये है, देख रहे हैं? फुटबॉल की तरह नजर नहीं आ रहा है? तो यह फुटबॉल की तरह क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि यह कार्बन जो है 60 परमाणु, कितना परमाणु? 60 परमाणु से मिल करके बना हुआ है। तो याद रखिएगा, हम इसको लिख रहे हैं कि कार्बन के 60 परमाणु, कितना परमाणु? 60 परमाणु फुटबॉल की तरह आकृति बनाते हैं। फुटबॉल की तरह आकृति बनाते हैं। फुटबॉल की तरह आकृति बनाते हैं। याद रखिएगा, कैसे? फुटबॉल की तरह आकृति बनाते हैं। समझे कि नहीं है? तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बक्की बॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्की बॉल्स। इसलिए इसे किस नाम से बुलाते हैं? बक्की बॉल्स भी कहते हैं। एक तो बक इसका नमूना है, तो बक्की। अब बॉल की जैसा संरचना है तो बॉल, तो इसलिए इसका क्या नाम है? बक्की बॉल्स। फ्लोरीन को, है ना, क्या बोलते हैं? बक्की बॉल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात है? तो यहां तक सबको समझ में आ गया? कि कहीं से कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और कार्बन, है ना, यौगिक का सूत्र देख, कार्बन यौगिक का सूत्र देख लीजिए। कार्बन से जो यौगिक बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन यौगिक का सूत्र, है ना, कार्बन यौगिक का सूत्र। तो कार्बन के यौगिक को 3 तरह से हम लोग सूत्र का निर्माण करते हैं। कितना तरह से? 3 तरह से। सबसे पहला जो है, लुईस ने, जो हम पढ़ाए थे धातु धातु में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिया था। चारों तरफ बिंदु दर्शा करके इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे दर्शाए थे? बिंदुओं से दर्शाए थे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पहला ये हो गया कार्बन यौगिक के सूत्र का लिखने का ढंग, है कि नहीं? इसमें है क्या चीज, ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन को बिंदु की तरह दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाया जाता है? बिंदु की तरह, है ना। बिंदु जो है बिंदु की तरह दिखाते हैं। जैसा आप लोगों को याद होगा, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। लिख दीजिए, कहते हैं। जैसे आप देखिए H2O का था, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है।
तो आप इसको देखिए, इसकी प्रकृति देख लीजिए, इसमें दो तत्व है, एक है हाइड्रोजन और एक है क्या चीज, ऑक्सीजन, है कि नहीं है? एक क्या है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है इसमें ऑक्सीजन। जल में यही दो चीज है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, एक। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो मात्र दो ठो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके वह अस्थायी हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके अस्थायी हो जाता है। और ऑक्सीजन के बारे में अगर देख लीजिएगा तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसके पास खुद का 6 ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। अब होता क्या है कि अब देखेंगे जरा सा इसकी संरचना का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसको कलर खाली चेंज कर देते हैं तो मजा आ जाएगा, है ना। इसका है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया कि नहीं हो गया? अब दोनों के बीच में क्या होगा भैया, अब लोग एक दूसरे से बतियाएगा। हाइड्रोजन कहेगा कि ऑक्सीजन अंकल आपके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन तो है, ये है, हमको अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्या आप हमको वो इलेक्ट्रॉन देंगे, है कि नहीं? तो बोला कि हाँ बिल्कुल देंगे, है कि नहीं? और ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए जोर से, हो गया कि नहीं हो गया? जब कहा कि अंकल आप उनको दिए तो हमको भी एगो दे दीजिए, तो जाओ बाप बेटा तुम ले जाओ, इसको भी मिल गया। अब ये अंकल जो है ये दोनों नेफ्यू से बोल क्या रहे हैं कि भैया हमको भी तो 6 ठो है, तुम्हें अगर एक को मदद कर दोगे तो मेरा भी अष्टक पूरा हो जाएगा, हम भी अस्थायी हो जाएंगे। तो ये कह दिया क्या चीज कि भैया तुहनियो दे दो, तो देखो ही ले लिया कि नहीं ले लिया? तो यहां पे हम लोगों ने जिस इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का काम किया तो कैसे दर्शा रहे हैं, तो भाई बिंदुओं से न दर्शा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये लुईस के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको नाम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर हो गए? आ गया समझ में? कि दिक्कत हो रहा है? तो ये आपको समझ में अगर आ गया होगा, तो जब बिंदु से अगर किसी भी यौगिक को दर्शा रहे हैं उसके सूत्र को, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कार्बन यौगिक के सूत्र को लिखने का पहला ढंग हो गया, कैसे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से। अब दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र को भी समझ लीजिए। तो संरचना सूत्र को कैसे समझेंगे? तो जिसको हम लोग रेखा द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? रेखा द्वारा दर्शाते हैं। कैसे रेखा द्वारा दर्शाते हैं? तो ध्यान से समझ लीजिए, रेखा द्वारा कैसे दर्शाइएगा इसको आप समझ लीजिए। तो अभी जल को तो आपने देखा कि ऐसे है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? HOH। तो यहां पे क्या था, ये दोनों मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर मिलाएंगे तो ऐसे पाई बन जाएगा। तो ये रेखा हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पर भी देखिएगा तो ऐसे खींचिएगा तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो संरचना का निर्माण हुआ, तो ये जो संरचना है यह हो गया संरचना सूत्र, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। आ गया समझ में? जिसको हम लोग रेखा से दर्शाएंगे वो हो गया आपका क्या चीज? संरचना सूत्र। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग मीथेन को लेते हैं CH4। तो CH4 में क्या है? 2 गो है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का होता है 6, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4।
दूसरी कक्षा में कितना 4। अब यहां पर कार्बन जो है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। जो कम मात्रा में होता है उसको बीच में रखिए और इसके चारों तरफ से हाइड्रोजन है 1 2 3 4। तो सबसे पहले आप लोग इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु सत्ता से दर्शाइए। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 हो गया। अब देख लीजिए यहां पे कार्बन है बाबू, क्या है कार्बन। तो कार्बन का कितना है बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया। प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन से साझा करेगा कि आपके पास अगर हम ये है 4 गो, एक हमको चाहिए, हमको भैया क्या हो जाएगा अस्थाई हम हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बतिया करके एगो ले लिया, ये भी एगो बतिया करके ले लिया, ये भी एगो बतिया करके क्या किया ले लिया और ये भी ले लिया कि नहीं ले लिया। अब कार्बन जो है उसके पास अपना कै गो है 4 गो। आज देख रहा है कि चारों तरफ से हाइड्रोजन है, हम दे दे के तो हमको भी देगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है ये भी साझा करेगा, प्रत्येक हाइड्रोजन से बतियाएगा और सबसे एक गो क्या कर लेगा ले लेगा। इस प्रकार से ये जो रचना हुआ ये इलेक्ट्रॉन बिंदु की रचना हुई। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे दर्शा दें कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1, फिर इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये जो रचना हो गया ये हो गया आपका संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र लिखने के लिए आएगा तो ऐसे, और लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए होगा तो ऐसे। आगे समझ में। तो दोनों ढंग से आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए ध्यान से। तो लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है। तो ये हो गया। तो पहला ढंग हो गया कार्बन जैविक सूत्र लिखने का, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और दूसरा हो गया संरचना सूत्र। अब एक और है विधि जिसको आप लोग देखिए ध्यान से, वो क्या है उसको देखिए। उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं ऐसे, त्रिविम संरचना उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्रिविम संरचना। क्या हम लोग बोलते हैं त्रिविम संरचना। त्रिविम संरचना मतलब 3 डायमेंशनल शेप। ऐसे भी हम लोग सूत्र को दिखा सकते हैं त्रिविम संरचना से भी। जैसे देखिए अगर आपको समतल पर कोई रेखा खींचना होगा तो एक प्लेन लाइन खींच दीजिएगा। एक क्या खींच दीजिएगा प्लेन लाइन। जैसे अगर हमको कार्बन को दिखाना है तो अगर ऐसे आप प्लेन लाइन खींच दीजिएगा, समझे कि नहीं, तो ये रहेगा। जैसे त्रिविम का मतलब क्या है, कार्बन का ये जो हिस्सा है ऊपर की ओर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ऊपर, और हाइड्रोजन इसके ठीक नीचे होना चाहिए। तो अगर जो सामने से दिखाई देगा तो उसको प्लेन से दिखाइए। कैसे दिखाइए प्लेन से। तो ये हो गया समतल पर खींचा हुआ। समतल पर अगर आप खींचिएगा तो समतल पर खींचना ऐसे ही है, एक सीधा लाइन दे करके, ठीक है ना। और जो समतल के अंदर है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो समतल के अंदर है जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, जैसे कोई भी पार्ट को हम देखेंगे तो आगे वाला हिस्सा देखेंगे, पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा नहीं दिखाई दे, लेकिन पीछे वाला हिस्सा है ना। तो अगर पीछे वाला हिस्सा है और दिखाई नहीं दे रहा तो उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाइए। कैसे दिखाइएगा डॉट डॉट लाइन से। तो अगर इसको हम लोग अगर यहां से अगर डॉट डॉट लाइन दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉट लाइन का मतलब हो गया कि समतल के अंदर घुसा हुआ है। ये कहां घुसा हुआ है समतल के अंदर, अंदर घुसा है, घुसा है। इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि समतल का अंदर घुसा हुआ। उसको कौन लाइन से दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। कैसे दिखाई देंगे डॉटेड लाइन से। कैसे डॉटेड लाइन खींच करके इसको ये दिखाएंगे। और जो समतल के ऊपर होगा, तो जैसे समतल मान लीजिए कि बोर्ड है समतल पर है तो इस लाइन से, इसके अंदर वाला पार्ट को दिखाना होगा तो डॉट लाइन से, और इसके ऊपर वाला पार्ट को दिखाना होगा। जैसे नहीं आप लोग मोबाइल में देखते हैं तो फोटो या मतलब एकदम आपको ऐसे करके भी देखिएगा, ऐसे हटकाइएगा अभी तो है ना, दिखाई आपको देगा, दिखाई देता है ना। तो उसको दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा मोटा लाइन लेना पड़ेगा ऐसे, इस ढंग से, समझे कि नहीं है। इसको ब्लैंक करना पड़ेगा, पूरा भरना पड़ेगा,
है ना, थोड़ा सा मोटा करके दिखाना पड़ेगा इस तरह से। ये जो हो जाएगा समतल के ऊपर का आपको दिखाना होगा, है ना, तो ऐसे करके आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग दिखाइए इसको। ये जो इस तरह से आप लोग दिखाइएगा थोड़ा सा मोटा लाइन को, तो इसका मतलब हो गया कि ये समतल के ऊपर वाला पार्ट को आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको दिखाने का काम कर रहे हैं, समतल के ऊपर वाला पार्ट को ऐसे। तो ये जो लाइन दिखाई दे रहा है यहां भी एच है, तो ये जो लाइन दिखा दे रहे हैं यह किसको दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है समतल के ऊपर, समतल के ऊपर। इस लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं, तो वेज रेखा। इसको क्या बोलते हैं, वेज रेखा। वेज रेखा का मतलब क्या है, इस तरह का जो रेखा होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज रेखा। क्या बोलते हैं, वेज रेखा। सिंपल घिस दीजिएगा तो ये एच हो जाएगा। तो कार्बन अगर 4 गो है, तो अगर आप मेथेन को दिखाना चाहते हैं तो ये आपको जो संरचना होगी ये त्रिविम संरचना हो गई, और इसके माध्यम से भी हम लोग कार्बन यौगिक का सूत्र को दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से कार्बन के यौगिकों को कितने माध्यम से लिखा जा सकता है, 3 माध्यम से। पहला लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा संरचना सूत्र, और तीसरा त्रिविम संरचना। क्लियर हो गया? जो प्लेन है उसको बोलेंगे सरल रेखा, जो डॉट है तो डॉटेड रेखा, मोटा वाला लाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेज। समतल रेखा, जो समतल पर अगर आप लाइन को खींच रहे हैं तो उसको हम लोग डॉट्स, हम लोग प्लेन लाइन दिखाएंगे। अगर समतल के नीचे दिखा रहे हैं, अंदर की चीज को दिखा रहे हैं तो डॉट से दिखाएंगे। समतल के ऊपर दिखा रहे हैं तो वेज रेखा से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, वेज रेखा से दिखाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी हम लोग तरीका को पढ़ लिए। अब हम लोग आगे टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में समझेंगे। आप नाम को पढ़िए ध्यान से। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने कार्बन। वैसा यौगिक जो 2 चीजों से बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो जब कोई यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिल करके बनता हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की सरल परिभाषा क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की हम लोग सरल परिभाषा क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए कि वैसा यौगिक, देखिए ध्यान से, वैसा यौगिक जो किससे बना हुआ हो, तो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना हुआ हो। वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या हो, बनता है, मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलिएगा, हाइड्रोकार्बन। क्या बोलिएगा, हाइड्रोकार्बन। मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझे कि नहीं है? इस हाइड्रोकार्बन का जो है, ध्यान समझिएगा, इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। हाइड्रोकार्बन को कितना भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। ध्यान से समझिएगा, इस हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटते हैं। देखिए कौन कौन। पहला जो हाइड्रोकार्बन होगा इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एगो संतृप्त हो गया तो एगो असंतृप्त होगा, सीधी सी बात है। इसको क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो हाइड्रोकार्बन कितने तरह के, 2 तरह के। एक हो जाएगा क्या चीज, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही है बात?
बहुत अच्छा सर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त मीन्स क्या चीज? जैसे अगर आप भोजन कर लिए और भरदम खा लिए तो अब खाने की फिर इच्छा है नहीं, यानी कि आप संतुष्ट हो गए, तो हो गया संतृप्त। और असंतृप्त के मतलब क्या? खाना था हमको 8 गो पूरी हथिया वाला, हथिया कना वाला पूरी 8 गो, अब मिला 2 गो, अभी भूखाइल है ना। छठ में प्रसादी ठेकुआ खाना था ढेर मनी 5-6 गो, अब मिला 1 ही गो, ओकरा में से आधा टुकड़े मिला, अभी आओ खा के मन है ना, तो इसको असंतृप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंतृप्त। असंतृप्त किसको बोलेंगे? जितना चाहिए था उतना पूरा हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त। क्या यार? तो संतृप्त को हम लोग, और देखिए ध्यान समझिए, संतृप्त को हम लोग इस नाम से भी जान सकते हैं। देखिए ध्यान से, किस नाम से? इसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। और पैराफिन में एक और नाम है जिसका नाम है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन। इसके अंतर्गत में आता है क्या चीज? पैराफिन या एल्केन। और ये जो हो गया, इसको 2 भाग में बांटेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना भाग में? 2 भाग में। ध्यान से देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना भाग में? 2 भाग में। एक को कहते हैं एल्कीन, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा? एल्कीन और एल्काइन। समझ में आ रही बात ना? अब जैसे ही हम लोग एल्केन के बारे में कहते, एल्केन का नाम है पैराफिन। क्या नाम है? पैराफिन। तो उसी प्रकार से एल्कीन जो है, तो एल्कीन का भी कोई अलग से नाम है, कहां नाम है? इसको बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं? ओलिफिन। इसको क्या बोलते हैं? ओलिफिन। याद रखिएगा, इसको कहते हैं पैराफिन, इसको कहते हैं ओलिफिन। हाँ, अच्छा। और इसको कहते हैं, दूसरा नाम है एसिटिलीन। इसको क्या कहते हैं? एसिटिलीन। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन। समझ में आ रहा है सबको? तो हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। जोर से बोलिए, कितने भाग में? 2 भाग में। पहला का नाम है संतृप्त और दूसरा का नाम है असंतृप्त। संतृप्त में आएगा जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में एल्केन, उसी का नाम है पैराफिन। और असंतृप्त को 2 भाग में बांटेंगे, एक का नाम है एल्कीन और दूसरा का नाम है एल्काइन। एल्कीनों के ही बोलते हैं ओलिफिन और एल्काइन को बोलते हैं एसिटिलीन। समझ में आ गई बात? तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गया। और ध्यान से सुनिए, जब इसमें जब भी बनेगा तो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक बंधन बनेगा। और असंतृप्त में जो होगा, इसमें आप लोग देखिएगा तो डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। डबल बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और ई वाला में जो होगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। समझे कि नहीं? जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है यह असंतृप्त है, और जो सिंगल बॉन्ड है वह क्या है? अरे डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त है और सिंगल बॉन्ड वाला क्या है? संतृप्त है। पहचान में आ गया कि नहीं आ गया? अब बहुत ध्यान से इसमें और समझिए मैटर को। अगर हम लोग इसका सामान्य सूत्र देखें तो इसका एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। बात समझिएगा,
इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 से शुरू कीजिएगा, आगे बढ़ते जाना है। इसका जब सूत्र देखिएगा तो यहां पे +2 है, +2 को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा सूत्र क्या चीज? CnH2n। देख रहे हैं ना? और इसमें n आपको शुरू करना है 2 से, जहां n बराबर 2 3 4 ऐसे ऐसे, एक नहीं रखना है क्योंकि असंतुष्ट है ये, असंतृप्त है ये। और इसका जो सूत्र होता है, तो जैसे देखिए पहले था +2, तो इसमें से 2 हटाया तो हो गया ये, अब फिर 2 घटाइएगा तो हो जाएगा -2। समझ में आ रही है बात ना? तो इसका सूत्र जो हो जाएगा, यह सूत्र हो जाएगा CnH2n, और 2 घटाइए तो -2। सबसे पहले एक याद रखिए, तो बगल वाला इसलिए 2 हटाइएगा तो ये वाला हो जाएगा, और 2 घटाइएगा तो ऐसा सूत्र हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+2, इसका हो गया CnH2n, और इसका हो गया CnH2n-2। क्लियर हो गया? जहां n बराबर, इसमें भी 2 से शुरू करना है, जहां n बराबर कैसे शुरू करना है? 2 3 4 से, एक नहीं रखना है इसमें भी। एक जब भी रहेगा तो एल्केन ग्रुप में ही होगा, बाकी सब में नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए पहचानने का नियम की क्या है? पहचानने का नियम समझ लीजिए। पहचानने का क्या नियम है? तो पहचानने का नियम है, प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे। जब किसी शब्द के पहले कोई आकर के वर्ड लग जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जो लग जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय, है कि नहीं? तो इसमें आप देखिएगा एल्केन, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? एन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? एन प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एन। किसी के भी नाम में अगर एन लगा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका एल्केन ग्रुप। यहां देखिए एल्कीन, इन, इसमें पहचानने का क्या नियम है? तो पहचानने का नियम क्या है? तो पहचानने का नियम है कि इसमें कौन सा है? तो इन है। क्या है लिखा हुआ है? इन। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगना चाहिए? इन। कौन सा प्रत्यय? इन। और इसमें देखिए एल्काइन, यानी कि आइन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आइन प्रत्यय। इसमें पहचानने का क्या नियम है? पहचानने का क्या नियम है? कि इसमें आइन लगा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइन। क्या लगा हुआ होना चाहिए? आइन। अगर इसको शॉर्ट में देखें तो एन प्रत्यय। कौन प्रत्यय? एन प्रत्यय। इसमें क्या है? इन प्रत्यय, यानी कि ऐसे इन प्रत्यय। और इसमें हम लोग देखें तो क्या है? आइन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आइन प्रत्यय। ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? जैसे हम अगर कोई सूत्र लेते हैं, समझे नहीं? तो जैसे हम लोग कहेंगे, अगर एग्जाम्पल के बाद में देखें तो पेंटेन, पेंटेन, तो यह किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। लेकिन कहते हैं हेक्सीन, हेक्सीन इन, यानी कि एल्केन ग्रुप। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और हम लोग कहते हैं ऑक्टाइन, आइन, ऑक्टाइन आइन, एल्काइन ग्रुप का। आगे समझ में? कौन ग्रुप का हो जाएगा? एल्काइन ग्रुप का। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, जोर से बोलिए। अब इसको आप लोग समझ लिए बढ़िया से। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता हो यौगिक, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आता है एल्केन, और हाइड्रोकार्बन दो तरह का, और फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह का, उसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? चलिए
अब हम लोग आगे देख लें। आगे जैसे ही देखते हैं तो कार्बन की संख्या और नाम पर हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये भी सीखिए। तो अगर कार्बन की संख्या को देख करके, कार्बन की संख्या, अब बगल में नाम लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, आ रहा है ना जी। कार्बन की संख्या अगर 1 रहे, ध्यान से समझिएगा, तो कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। क्या हो जाएगा नाम, मेथ। कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो नाम हो जाएगा एथ। क्या नाम हो जाएगा, एथ। जब 3 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। 4 होगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट। 5 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। क्या नाम हो जाएगा, पेंट। 6 नाम रह जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। 7 रहेगा तो 7 अगर रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। क्या नाम हो जाएगा, हेप्ट। 8 रह जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। 9 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा नॉन। क्या हो जाएगा, नॉन। और 10 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डेक। 10 रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेक। क्लियर हो गए? हाँ, अगर इतना समझ लिए तो आगे देखिए। अब और समझिए ध्यान से, और समझ लीजिए। और हम यहां पे बना रहे हैं एल्केन ग्रुप का। किसका बना रहे हैं, एल्केन, जिसका सूत्र आपने पढ़ा कि क्या होता है, CnH2n+2। पढ़े कि नहीं पढ़े? yes, sir। इसमें आपने प्रत्यय लगाया एन प्रत्यय। क्या लगाया है, एन प्रत्यय लगाया है। क्या लगाया है, एन। समझे कि नहीं? अब ध्यान से समझिएगा, एन प्रत्यय। एक कॉलम इसका भी बना लेते हैं। अब हम लोग बना लेते हैं एल्कीन। एल्कीन जिसका सूत्र आपने पढ़ा CnH2n। बस इसमें से 2 घटा दीजिए और इसका प्रत्यय हो गया एन। कौन सा प्रत्यय हो गया, एन। समझ में आ रही है बात? कौन सा प्रत्यय हो गया, एन। और तीसरा ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम है एल्काइन। क्या नाम है, एल्काइन, जिसका सूत्र है CnH2n-2। और इसमें क्या लगा हुआ है, आयन। क्या लगा हुआ है, आयन। समझ में आ रही है बात? ये हो गया। यहाँ पर जितना भी बनेगा कार्बन कार्बन के, कोई 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। इसमें कोई 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड का सदस्य हो गया। अगर कोई एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में 3 गो बॉन्ड बन गया तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हर एक कार्बन के बीच में नहीं होना चाहिए, कोई एक कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, ठीक है ना? कोई एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब यहां पे देखिए तो अगर एन के जगह पर 1 रखिएगा, ध्यान समझिए, 1 रखिएगा तो सी हो, देखिए ध्यान से, अगर 1 रखिएगा तो सी के जगह पर 1, 2 गुना 1 और जोड़ 2 तो क्या हो जाएगा, सी। 1 तो लिखा नहीं जाता है, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 2 2 4, तो यानी कि हो जाएगा क्या चीज, CH4 हो जाएगा ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा, अगर 1 रखिएगा तो हो जाएगा CH4। ये क्या हो जाएगा, CH4। अब कार्बन जब 1 रहेगा तो इसका नाम क्या है, मेथ। और यहां एन प्रत्यय जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। समझ में आ रहा है? कार्बन अगर 2 रखिएगा तो सी अगर 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, कितना हो जाएगा, 6। भैया जब कार्बन 2 रहेगा तो इसका नाम है एथ, और उसमें एन प्रत्यय जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एथेन। समझ में आ रही है बात? कार्बन अगर 3 है तो C3, 3 6 2 8, C3H8। तो तीसरा का नाम है प्रोप, और इसमें जोड़ दीजिए एन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। आ रहा समझ में? कार्बन जब 4 रखिएगा तो C4, 4 दूनी 8 10,
अब कार्बन 4 है तो ब्यूट, और उसमें जोड़ दीजिए एन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। समझ में आ रही है बात ना। कार्बन अगर 5 रखिएगा तो 5 दूनी 10 और 12, तो ई था पेंट, उसमें जोड़ दीजिए एन, तो हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन। समझ में आ रही है बात। कार्बन अगर 6 है तो 6 दूनी 12 तो 14, तो ई था हेक्स, एन जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा हेक्सेन। सुनाई दे रहा है। कार्बन अगर 7 रखिएगा तो 7 दूनी 14 तो 16, 7 में हेप्ट है और एन जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा हेप्टेन। समझ में आ रही है बात। 8 है, 8 दूनी 16 2 18, 8 में है ऑक्ट, एन जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा ऑक्टेन। 9 रखिए तो एच हो जाएगा 20, ये नॉन है, एन जोड़िएगा तो हो जाएगा नॉनेन। क्या हो जाएगा नॉनेन। 10 है तो ये हो जाएगा 22, डेक है, एन जोड़िएगा तो हो जाएगा डेकेन। आ गया समझ में। तो सब एल्केन ग्रुप का याद रहेगा। बोलिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन। अभी बहुत सारा होता है, गिनती हम 100 तक करवा देंगे, लेकिन अभी आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। अभी जो पढ़ना है वही पढ़िए, जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आप पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉनेन, डेकेन याद रहेगा ना। अब देखिए ये तो हो गया इसमें। अब इसमें आइए, इसमें तो खैर एक रखना ही नहीं था, लेकिन फिर भी एक रख करके देखते हैं। अगर एक रखिएगा तो CH आई हो जाएगा H2, CH2 हो जाएगा। इसका नाम है मेथ, यहां इन पर तो लगाना तो हो जाएगा मेथीन। क्या हो जाएगा मेथीन। हालांकि मेथीन नहीं होता है, गलत हो जाता है कि नहीं। मेथीन क्या हो जाता है गलत, क्यों होता है सब बताएंगे। पहले नमो आप ही पहले याद रखिए, क्या हो जाता है मेथीन। हो गया ना समझ में। तो गलत हो गया, मेथीन होता ही नहीं है। हाँ अब कार्बन 2 रखिएगा, देखिए कार्बन अगर 2 रखिएगा तो C2 और 2 दूनी 4, C2H4। तो दूसरा का नाम है एथ, और इन पर लगाना है तो हो जाएगा एथीन। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। उसी प्रकार से C3 3 दूनी 6, C3H6, तो 3 रहेगा तो प्रोपीन। क्या हो जाएगा प्रोपीन। 4 रखिएगा तो ब्यूटीन, इन पर सब देखिए इन लग रहे हैं ब्यूटीन। 5 रखिए C5H10, तो हो जाएगा पेंटीन। यहां था पेंटेन, ये है पेंटीन, इन पेंटीन। 6 रखिएगा तो ये हो जाएगा हेक्सेन था, तो हो जाएगा हेक्सीन। ये 7 रखिएगा तो ये हो जाएगा हेप्टीन। 8 रखिएगा, 8 दूनी 16, तो हो जाएगा ऑक्टीन। 9 रखिएगा है ना, तो हो जाएगा नॉनीन। अब 10 रखिएगा तो हो जाएगा डेकीन। आ गया समझ में। आ गया समझ में। बोलिए नहीं रहा है। समझ में आ रहा है सबको। अब आ जाइए आइन पर पे लगा दीजिए। तो अगर 1 रखिएगा तो C1 2, अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 में से 2 गया 0, यानी कि H हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा H हो जाएगा क्या चीज 0। तो ये होइबे नहीं करेगा, यानी कि अगर आप कहिएगा कि मेथाइन, तो मेथाइन होता ही नहीं है। समझ में कि आ गया कि नहीं आ गया। मेथाइन नहीं होता है, समझे कि नहीं। तो दूसरा रखिए तो C2, तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, C2H2, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ एथेन, एन पर एथिन, इन पर यहाँ पे आइन है, तो एथ में आइन जोड़ दीजिए तो एथाइन। एथाइन 3 रखिए तो 3 आई कितना जगह 3 दूनी 6 में से 2 गया C3H4, तो ये हो जाएगा क्या चीज प्रोपाइन। 4 रखिए तो एच कितना जगह 4 दूनी 2 6, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन।
समझ में आ रही है बात? 5 रखिए, 5 में 10, 10 में 2 8, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेंटाइन। 6 रखिए, 6 दूनी 12, 12 में 2 10, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या हो जाएगा? हेक्साइन। अब देखो हेप्टाइन, C7, 7 14 में 2 12, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हेप्टाइन। देख रहे हैं ना? 8, 8 दूनी 16 में 14, तो ये हो जाएगा ऑक्टाइन। नौनाइन, डेकाइन, पंडिताइन, मस्तराइन, है कि नहीं? ठाकुराइन, सब हो जाएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गया? तो ये सब समझ में आया बात? आपको सूत्र लिखने के लिए अपने ये जो है कैसे लिखा जाता है, समझ में आ गया बात? अभी और इसके नाम पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी तत्काल जो सिखाना था वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखिए, इसके आधार पर अगर आपको सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से। क्या बनाना है हमको? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र आपको आएगा लिखने के लिए। संरचना सूत्र आता है, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र देखिए, संरचना सूत्र जैसे हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ब्यूटीन का। किसका ले लेते हैं? ब्यूटीन का। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H8। C4H8 ले लिए आप लोग। C4H8 का देखिए ध्यान से, कार्बन क्या गो है? 4। तो कार्बन 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 कै गो हो गया? 4 गो हो गया कि नहीं हो गया? हाइड्रोजन कै गो है? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 आ गया। 1 7 और 1 8। अब देख लीजिए क्या अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, इस कार्बन के बाह्यतम कक्षा में तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इसके साथ साझा करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ साझा हो गया, और एक ई वाला कार्बन के साथ साझा करेगा, तो हो जाएगा मतलब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना? तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इधर में भी वही हाल होगा, हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इस कार्बन के बारे में समझ लीजिए और इस कार्बन के बारे में समझ लीजिए। यहां पर तो इसके साथ एगो कार्बन है, इसके साथ यहां पे जुड़ जाएगा, इसका तो पूरा हो गया। कार्बन का पूरा हुआ कि नहीं हुआ सो देख लीजिए। इस कार्बन के पास कितना था? 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इससे ले लिया 5, एक इससे ले लिया 6, तो यहां हो गया 6 गो, और दो गो इससे ले लेगा, 2 गो वाला से ले लेगा, तो कै गो हो जाएगा? 8, और ये भी 2 गो इससे ले लेगा, तो यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्या चीज हो जाएगा? डबल बॉन्ड। समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। तो यह किस ग्रुप का हो जाएगा? एल्कीन ग्रुप का। संरचना सूत्र लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है? बोलिए ध्यान से, लिखने आ रहा है? अब देख लीजिए जरा सा C2H2 का देख लीजिए, C2H2 का, ठीक है ना? क्या कुछ कहते हैं? कार्बन कैठो है? कार्बन है 2, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन है 2। देखिए ध्यान से, अब इसको पहले हम लोग है तो अच्छे से सजा लेते हैं, कैसे से? इलेक्ट्रॉन बिंदु से सजा लेते हैं। तो हाइड्रोजन का तो एक होगा, इसमें भी एक हो जाएगा, ठीक है ना? अब देख लीजिए, कार्बन का तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर, 1 2 3, 1 2 3, एक इधर, ये तो इससे ले लिया, ये इससे ले लिया। अभी कार्बन बतिया रहा है कि भैया एगो तू दे दो और कार्बन ये भी तुम दे दो, ये इससे दे दिया, तो 3 3 6 2 8 हो गया। ये भी कार्बन कहेगा कि 2 गो इधर और 3 गो हमारे पास अपने, तो 3 2 5 और 3 गो एक से ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी को सजा करके लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन कार्बन में 2 गो था, तो एगो बॉन्ड बना, और यहाँ देखिए 3 दूनी 6 गो बिंदु है, तो 6 गो बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा? 3 गो इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और C8, इसी को बोलते हैं संरचना सूत्र। इसी को क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। आप लोग टोटल का संरचना सूत्र लिख करके ले आइएगा।
आप लोग टोटल का संरचना सूत्र कल लिख करके क्या करिएगा, लेकर के आ जाइएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलिए। देखिए आपके ध्यान में और होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, हाइड्रोकार्बन संतृप्त असंतृप्त ही नहीं होता है बल्कि और ज्यादा होता है। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको 10 क्लास में दो को पढ़ना है, संतृप्त असंतृप्त, एल्केन एल्किन और एल्काइन, तीनों चीज। समझे कि नहीं? जब इंटर में जाइएगा तो हम लोग उसमें पढ़ाएंगे दो ठो और, एरोसाइक्लिक के बारे में पढ़ाएंगे इंटर में। कहा? इंटर में एरोसाइक्लिक के बारे में और एरोमेटिक के बारे में, वो इंटर में पढ़ना है, 10 क्लास में नहीं पढ़ना। 10 क्लास में तीनों को पढ़ना है, संतृप्त और असंतृप्त, है ना। उसी में तीन वो है, कौन कौन? एल्केन एल्किन और एल्काइन के बारे में। समझ में आ गई बात? तो ये जो CH4 है, तो CH4 का सिंगल बॉन्ड में है, तो कार्बन चारों तरफ देखे तो ये हो गया ऐसे, C2H6 है तो कार्बन 2 गो और H 6 गो, 1 2 3 4 5 6, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। समझे कि नहीं? तो सब का संरचना सूत्र आप लोग लिख करके ले आइएगा, टोटल का। समझ में आ गई बात? आज इतना ही पढ़ाते हैं, एक पार्ट का वीडियो समाप्त करते हैं। समझ में आ गई बात? आप लोगों को समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कल मिलेंगे, कल के क्लास में दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे हम इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।